जय हिंद एवरीवन। वेलकम अगेन टू द पेट्रियोटिक आईएएस। आप सभी का फिर से स्वागत है पेट्रियोटिक आईएएस में। और ये हमारा सेशन जो हमने आज 7-8 दिन का गैप लिया, उसके लिए वी रिग्रेट एंड फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन था, ऐसा कंडीशन था कि हमें थोड़ा सा गैप लेना पड़ा, अदरवाइज वी वुड हैव नॉट बीन टेकन दिस सच ए गैप। So yes, from now onwards, I promise that there will be the consistency. Yes, there will be no such gap because yes, the situation was exceptional. That's why it was such a exceptional delay. Okay. तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना एक नए सिरे से। और या आप बिलीव कीजिए कि आने वाले सेशन जो होंगे वो काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाले हैं। हम डिफरेंट एरिया में भी अभी आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं, लेक्चर्स लाने वाले हैं, सेशन लाने वाले हैं। So yes, let's start the today's session. Today we have near about 13 टॉपिक हैं। और 13 टॉपिक में देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इन ए ब्रीफ मैनर। पहला टॉपिक है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अभी बोला नहीं है, ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया है कि जो इलेक्शन कमीशन का सिलेक्शन पैनल था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड कीजिए। आपने एक्सक्लूड कर दिया है। ऑलरेडी एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब भी इलेक्शन सिलेक्शन पैनल होगा उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स में भी आ जाएगा अगर कोई चेंज हुआ तो। देन केरला और सेंटर के बीच में जो शेयर ऑफ द रेवेन्यू है, केरला कह रहा है कि हमें 10,000 करोड़ चाहिए, ये सेंटर बोल रहा है कि 5,000 ले लीजिए। फिर लग रहा है जैसे बार्गेनिंग होता है ना, बार्गेनिंग चल रही है और ऊपर से सेंटर कह रहा है ये 5,000 लेंगे, फिर आपका जो बारोइंग सीलिंग है वो आपका कम हो जाएगा। तो ये टसल चल रहा है। केरला ने कहा नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में केस फिर से आ गया है। तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जानते रहिए कैसे क्या डेवलपमेंट चल रहा है। सेंटर स्टेट जो फाइनेंशियल रिलेशन होता है उसका ये पार्ट है। आफ्टर दैट वी विल स्टडी दिस विल पब्लिश पोल बॉन्ड डेटा। किसने कहा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोला है, क्योंकि हमने देखा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ऑर्डर दिया था कि आपने जो इलेक्टोरल बॉन्ड है बेचे हैं उसका पूरा डेटा दीजिए। ये ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट है। डेमोक्रेसी का अटमोस्ट डिमांड है ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर, ऐसा कुछ बोला गया है। काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि रिफॉर्म हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट ये भी होने के लिए ये भी है। ठीक है। डिजिटल अरेस्ट एक कॉन्सेप्ट आया है, साइबर क्राइम से रिलेटेड है। तो जीएस पेपर 3 मेंस के पर्सपेक्टिव से हो गया। प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से पूछ देगा कि डिजिटल अरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप जानते रहिए। कैनेडियन प्रोब इनटू द निज्जर केस। तो न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं इंडिया में, तो उन्होंने बोला है कि निज्जर केस में जो प्रोब है उसको इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए। तो अभी हम जानेंगे कि ये कनाडा का केस है तो न्यूजीलैंड क्यों बोल रहा है। तो न्यूजीलैंड जो 5 आइज है उसका मेंबर है, कनाडा भी मेंबर है, तो यारी दोस्ती में बोलेगा ही। तो ये मेंस का पर्सपेक्टिव हो गया। मेंस स्पेसिफिक इसको देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टडी दिस, ये मेंस का हो गया ना। We will study that Supreme Court stop Assam government to move to denotify rhino habitat। तो जो असम का जो सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट डेंस ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है, वो उसको डीनोटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। तो प्रीलिम्स मेंस दोनों के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो गया। देन वी विल स्टडी दैट पीएम लॉन्च पोर्टल फॉर द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। तो इस पोर्टल का नाम जानेंगे। सिर्फ प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस के भी व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। प्रसार भारती ने लॉन्च किया है न्यूज शेयरिंग सर्विसेज, तो इसको देखते हैं। अगेंस्ट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया। आफ्टर दैट वी विल कम टू द ओवरकमिंग द थ्योरेटिकल लिमिट ऑफ द सोलर सेल कैपेसिटी। तो सोलर सेल और फोटोवोल्टेइक सेल का जो कॉन्सेप्ट है उसको करेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। देन इन द लास्ट वी विल स्टडी दिस ऑन द एडिटोरियल पेज। दिस इज द underpinning the religion into the implementation of CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे। क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों फिर से एक बार और पब्लिक डोमेन में है, इस पे फिर से डिबेट स्टार्ट हो गया। तो अगेन ये मेंस के इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया।
थोड़ा सा सिटीजनशिप के बारे में भी पढ़ेंगे, वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देन हम देखेंगे कि इंडिया रिसोर्स एंड फंडिंग के बारे में एक आर्टिकल है, काफी एनालिटिकल है, एक डिटेल है, तो इसको हम डिटेल में करेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार 1 लाख करोड़ जो हमारा इंटरिम बजट है उसमें दिया गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। इंडिया फ्री ट्रेड पैक्ट हुआ है ईयू नेशंस के साथ, 4 नेशन है, तो उसको देखते हैं मेंस के हिसाब से, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। इंटरनेशनल रिलेशन में इसको पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी दिस कर्नाटका सिविल इंजीनियरिंग बिल, ये थोड़ा सा हम देखेंगे, इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें मेंस पर्सपेक्टिव से इसको भी पढ़ना है। तो जीएस पेपर 1 to 3 अभी एरिया विल बी कवर्ड फॉर द टूडेज सेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। तो पहला न्यूज है फ्रंट पेज पे, एससी टू हियर द प्ली टू इंक्लूड सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन द इलेक्शन कमीशन सिलेक्शन पैनल। यहाँ पे सिलेक्शन पैनल, सो क्या है ये मैटर, ऑलरेडी हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, अनूप बर्नवाल केस है, अनूप बर्नवाल केस 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको इतने बोला है कि उसको फियर्स इंडिपेंडेंस न्यूट्रलिटी एंड ऑनेस्टी होना एट मोस्ट है, और डिस्क्लोजर 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 ये भी इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड में ये देखेंगे, ठीक है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ये डेमोक्रेसी का जो है नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एरिया है, यहाँ पे वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, और उसके लिए ट्रांसपेरेंसी सिलेक्शन प्रोसेस में चाहिए। अगर डेमोक्रेसी नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर है, जो उसका फिलॉसफी है, एंड डेमोक्रेसी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हियर, ओके। तो ऑलरेडी जब बोला है तो क्या हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए चाहिए, अब गवर्नमेंट चाहती नहीं है, क्यों चाहेगी चीफ इलेक्शन कमीशन उसके पैनल में आए, अब उनको ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा ना, फिर अपने अनुसार कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो उन्होंने एक लॉ लाया, गवर्नमेंट इस जजमेंट के बाद गवर्नमेंट ने लॉ लाया, गवर्नमेंट बोला कि ठीक है सब कुछ, हम प्राइम मिनिस्टर तो रहेंगे, हम तैयार हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस की जगह पे उन्होंने क्या कहा कि एक हमारा जो नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा वो रहेगा इस पैनल में, चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। अब फिर से इसको डेमोक्रेटिक एक एनजीओ है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये फिर से गया है सुप्रीम कोर्ट में कि अरे आपने तो ये कहा, इन्होंने तो सारा का सारा बाईपास कर गए, फिर तो आपके इतने अच्छे एक्ट का फायदा क्या है। जो एक्ट इन्होंने लाया था उसका नाम था द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। इसमें बोला कि नहीं, चीफ जस्टिस की जगह पे कैबिनेट मिनिस्टर हो रहेंगे, और ये नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब 3 में से 2 लोग जब गवर्नमेंट के रहेंगे तो डिसीजन जो होगा वो गवर्नमेंट के अनुसार ही होगा, कोई चिक पिक नहीं होगा, ऐसा गवर्नमेंट ऐसा मानना एक्सपर्ट का कि दे डोंट वांट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिकॉज देयर विल बी द प्रेशर। तो यू शुड नो, वेरी इंपॉर्टेंट दिस अनूप बर्नवाल केस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमारे पास डेटा आ गया एसबीआई का जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, तो हम 15 तारीख को बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम 15 तारीख तक वी विल रिलीज दैट। और एसबीआई ने भी डेटा दिया है, थोड़ा बहुत बोला है कि अभी जो टोटल हमारे पास इलेक्टोरल बॉन्ड का अमाउंट था वो नियर अबाउट 16,000 करोड़ था, और वो 22,216 22,216 इलेक्टोरल बॉन्ड का जो परचेज हुआ था, रिडीम्ड हुआ था। हियर इट इज गिवन दैट द वर्थ ऑफ दिस इज 16,518 करोड़। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस अमाउंट? दिस इज द अमाउंट, इलेक्टोरल बॉन्ड अमाउंट, ओके। सो यू शुड नो इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, एक बार और थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ क्योंकि इतना न्यूज में है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? इसके पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के पहले क्या था कि हम कैश में दे सकते थे, और 20,000 से ज्यादा अगर फंडिंग करना है तो हमें जाके अकाउंट देना पड़ता था और प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना पड़ता था, और सारे पार्टी को इलेक्शन कमीशन के पास रिपोर्ट करना होता था कि इन्होंने 20,000 से ज्यादा दिया, और डिस्क्लोजर था। तो इन्होंने कहा कि ऐसा अगर होता है तो डिस्क्लोज कर देने पे लोगों को पता चल जाता है कि इन्होंने 20,000 से ज्यादा दिया। और ऐसा हुआ तो फिर क्या होता है कि जो अगर पार्टी पावर में नहीं है और उसको फंडिंग नहीं हुआ, किसी मैं गया, मैंने अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि कई पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है,
आप है, बीएसपी है, ओके, सीपीआई है, देयर आर लॉट ऑफ और भी हैं, ठीक है। मैं गया, मैंने कांग्रेस को फंड किया, ओके। अब कांग्रेस इस समय पावर में, ठीक है, बीजेपी इस समय पावर में नहीं थी, ठीक है। अब बीजेपी नेक्स्ट टाइम पावर में आ गई और उनको पता चल गया कि ये जो है ये कांग्रेस को कर रहा था, तो देयर विल बी द रिवेंज टू एलिमिनेट दिस रिवेंज। गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा है कि पता ही नहीं चलेगा, डिस्क्लोजर करना ही नहीं है, आपको हर चीज व्हाइट व्हाइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि एक मेथड बनाते हैं, ये मेथड होगा कि एक बैंक होगी और वो ऑथोराइज बैंक एसबीआई को बनाया गया, ठीक है। मैं यहाँ जाना पड़ेगा मुझे, मैं पैसे लेके जाऊंगा, पैसे एसबीआई को दूंगा, एसबीआई कहेगा केवाईसी भी दे दीजिए। केवाईसी, नो योर कस्टमर, ये इंफॉर्मेशन होता है जैसे आपका आधार या आपका डेटा मांगे ताकि आपकी आइडेंटिटी पता चले, ठीक है। ये बैंक के पास आ गई, बैंक को अब ये इंश्योर कर लेगा कि ये व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी नहीं है। इसके पहले इनको लगता था कि ब्लैक मनी से ही फंडिंग होती है और इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। अब मैं यहाँ से एसबीआई, मैं पैसे दूंगा, केवाईसी दूंगा, एसबीआई मुझे बॉन्ड देगा। बॉन्ड क्या होगा, ये जैसे रिटन पेपर पे लिख के दिए या जाए प्रॉमिस करके कि ये जो मुझे देगा वापस मैं इसको इतने पैसे दूंगा। और वो जो अमाउंट था, जो बॉन्ड का अमाउंट था, या तो आप 1,000 रुपए में खरीद सकते हैं, या तो आप 10,000 रुपए में खरीद सकते हैं, या तो 1 लाख का होगा ये बॉन्ड। बॉन्ड का अमाउंट इसी अमाउंट में होगा, इससे कम या अधिक नहीं होगा, 1 करोड़ में दिन, ठीक है। ये था, ठीक है। अब बॉन्ड आपने ले लिया, मैं बॉन्ड लेके इधर घर गया, किसी अपने हेल्प को, दोस्त को, किसी को बोला ये लो बॉन्ड और किसी पार्टी को जाके दे आओ, ओके। तो ये गया दे आया, अब इनको नहीं पता चलेगा कि किसने दिया, इनको डिस्क्लोज करना नहीं है, तो अब कोई किसी को भी दे, इनका ये जो समस्या था कि बाद में हमसे रिवेंज लिया जाएगा, वो तो हो गया। अब इनके पास बॉन्ड आ गया, अगेन ये सेम एसबीआई का ब्रांच है जो ऑथोराइज ब्रांच जहाँ से खरीदा था, जो भी ऑथोराइज उसके पास जाएंगे, ये उनको क्या देंगे, बॉन्ड देंगे और एसबीआई इनको पैसा देगा। अब ठीक है, ये तो माना जा रहा है कि अब कोई नहीं जानेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज पे ध्यान दीजिए, एसबीआई जो है वो गवर्नमेंट के अंदर में काम करता है, गवर्नमेंट के अंडर में है, गवर्नमेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करती है, गवर्नमेंट इसका अकाउंटेबिलिटी लेती है। तो जब इन्होंने बॉन्ड इसका दिया, केवाईसी लिया, तो जान गए कि केवाईसी और जो बॉन्ड पे नंबर लिखा होगा 2628, मानता हूं ऐसा नंबर लिखा है, इनको पता चल गया कि 2628 पर्सन को ये मैंने बॉन्ड दिया है, एसबीआई को पता चल गया। अब एसबीआई के पास वापस ये जब बॉन्ड आएगा पैसा लेने के लिए 2628, तो एसबीआई को पता चल जाएगा कि ये बॉन्ड किस पार्टी ने दिया है। अब एसबीआई को ये पता है कि बॉन्ड मैंने किसको दिया था, इसकी आइडेंटिटी पता है, किस पार्टी ने वापस से बॉन्ड लेके मुझसे पैसा ले गया, तो ये पता कर लेगा कि कौन ये जो इंसान है वो किसको सपोर्ट करता है, आइडियोलॉजी। और जो जो गवर्नमेंट में रहेगा जो भी पार्टी, उसको तो पता चल जाएगा क्योंकि एसबीआई इज अंडर दैट। by any way that if that party want to know, they can know who is paying to whom, but who is paying to the those party who are in the power, any party, आज बीजेपी है, कल को कांग्रेस हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो इस पार्टी को तो सबका पता होगा कि किसने किसको दिया है, लेकिन और पार्टी को नहीं पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग नहीं है, इलेक्शन में लेवल प्लेइंग होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। सेकेंड थिंग, राइट टू इंफॉर्मेशन, यहाँ जो जनता है वो तो इस पार्टी की आइडियोलॉजी पे देती है, उसको क्या पता कि किसने कितना बॉन्ड लाके दिया, कौन पार्टी, क्योंकि अब किसी को पता है, राइट टू इंफॉर्मेशन चला गया ना, लोगों को पहले पता चल जाता था, लोगों को लगता था ये कंपनी इसको पे कर रही है तो ये जब पार्टी जीतेगी तो इसी के लिए करेगी। अब क्या है, पहले ऐसा होता था कि जो पार्टी फंडिंग करती थी वो लिमिट होता था कि आपका बेनिफिट अगर 100 रुपए हो रहा है तो आप 7 रुपए दे सकते हैं, इट मीन्स दैट 7% आप फंडिंग कर सकते हैं, 100 में 100 रुपए नहीं कर सकते हैं। अब ये हो गया कि 100 में 100 रुपए क्या, आपका बेनिफिट छोड़िए, आप पूरी कंपनी बेच के भी दे सकते हैं। तो सेल कंपनी का इसमें रोल आ गया, सेल कंपनी झूठ मूठ में बनाई जाएगी, फंडिंग करके वो गायब हो जाएगी। आर यू गेटिंग ना? सो कोई अपना 7% या 100% अपना बेच के क्यों देगा, उसको पता है कि ये जब गवर्नमेंट आएगी, इस पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, वो जो पॉलिसी बनाएगा, तो उसके जब पॉलिसी का यूज करके मैं एक क्या, एक की जगह पे 4 क्या, मैं 40 कंपनी बना सकता हूँ।
only in that condition they will going to do that. तो यहाँ पे हम देखते हैं जो वन वोट वन वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, वो चला गया क्योंकि कंपनी जो ज्यादा पे करेगी पॉलिसी तो उनके लिए होगा ना, दे कैन इन्फ्लुएंस होल द गवर्नमेंट मशीनरी। तो राइट टू इंफॉर्मेशन का इशू आ रहा था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का आ रहा था, ओवरऑल डेमोक्रेसी का आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वाइड कर दिया। ये कहा कि ये नहीं लॉजिकली है, क्योंकि जब भी आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर, ऐसा डायलॉग मारा है कि ये होना चाहिए, आप डिस्क्लोज कीजिए कि कहाँ से कैसे पैसे आ रहे। So this is all about basics of the electoral bond. You should know the basics because this is very important. They can ask, वो पूछ सकते हैं prelims में, mains में ज़्यादा अब चांस बनता है क्योंकि now they can ask that what was the reason, rationale behind और क्यों unconstitutional declare किया, क्या challenges थे, you should mention all this thing. Next news जो है front page पे ही है, this is about the Kerala rejects center's one-time offer of 5,000 crore to the tide over the fund crunch. अब यहाँ पे है केरला बोल रहा है कि अब ये जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केरला स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बार्गेनिंग चल रही थी। स्टेट गवर्नमेंट कह रहा है कि सेंटर का के ऊपर हमारे जो पेंडिंग है, जो रिलीज करना था वो कर नहीं रहा है। सेंटर कह रहा है कि आपका फिजिकल जो बिहेवियर है स्टेट का वो अच्छा नहीं है, तो इसीलिए हम उतना पैसा नहीं करेंगे, 5,000 ले लो। एक तरीके से बार्गेनिंग नहीं होता है कि आप दुकान पे जाते हैं 4,000 ले लो, 5,000 ले लो, 6,000 ले लो, अच्छा 6,000 देके ये नहीं वो देंगे। उन 5,000 देने के बाद वो बोल रहे हैं कि आफ्टर द 5,000 जो सीलिंग है, बारोइंग सीलिंग ऑफ द स्टेट, वो कम कर देंगे, 6,000 के आसपास कर देंगे, यहाँ पे इन्होंने बोला। दिस इज हियर, ओके। So here this is about the fiscal relationship between the center and state, और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बारोइंग सीलिंग होती है स्टेट का, वो डिसाइड होता है कि उसका जो रेवेन्यू कितना है, उसका फिजिकल डिफिसिट कितना है, फिजिकल मैनेजमेंट कितना है, वो सब देख के केरला का 3% ऑफ द स्टेट जीडीपी के बराबर किया हुआ है। तो प्लीज रिमेंबर दिस कि टोटल जो अमाउंट आ रहा है 33,000 करोड़ के आसपास आ रहा है, एंड व्हाट आर द इशू। तो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज एक छोटा सा है कि अरेस्ट हुए हैं जफर सिद्दीकी क्लोज, और किस लिए किए हैं कि ड्रग डीलिंग को लेके हैं। तो सूडो फेड्रीन ये है ड्रग, तो बस इसको याद रखिएगा, दिस इज द ड्रग, ओके। यहाँ पे याद रखिएगा एक काफी कॉन्सेप्ट आ रहा है, डिजिटल अरेस्ट की बात हो रही है। डिजिटल अरेस्ट क्या? डिजिटल अरेस्ट एक तरीके का एक डूपिंग है, बेवकूफ बनाना होता है, साइबर क्राइम है। इसमें ऐसा होता है कि एक ऐसे तरीके से आपके पास कॉल आएगा कि आपने कुछ तो इकोनॉमिकली जो क्राइम है वो किया, आप डर जाएंगे, आपको लगेगा हाँ कुछ तो पैसे बचाए थे, टैक्स नहीं दिए थे, और आप उनकी बातों में आ जाएंगे। फिर आप अपना पासवर्ड, अपना अकाउंट नंबर शेयर करेंगे, कभी कभी पैसे भी ट्रांसफर करेंगे, आपको लगेगा सब कुछ असली में हो रहा है। ऐसे तरीके से वो करते हैं। पहले आपके पास एक कांस्टेबल टाइप का फोन आएगा, फिर उसके बाद आपका जो पुलिस जो इंचार्ज होते हैं उनका आएगा, डीएसपी तक का आएगा। डीएसपी जो वो ऐसा शो करते हैं, ड्यूप, नकली वाला, ठीक है ना। बाद में जब पैसे आपके चले जाएंगे तब आपको लगेगा अरे ये सब तो फ्रॉड था, लेकिन द बॉडी लैंग्वेज, द वे दे स्पीक, आपको लगेगा हाँ सच में कुछ तो है। और ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में या कहीं पे भी जो टैक्स इवेजन होता है, टैक्स नहीं पे करते हैं, उसके चक्कर में लोग थोड़ा डरे होते हैं, हाँ वो वाला नहीं पे किया था, शायद उसको लेके बोल रहा है, ठीक है। और वो आपसे ऐसा बोल के रखेंगे ये नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है, किसी से बताइएगा नहीं, नहीं तो क्राइम और बढ़ जाएगा। तो आप किसी से शेयर भी नहीं करते हैं, दिक्कत ये है। तो यू शुड नो व्हाट इज द डिजिटल अरेस्ट। दिस इज ऑल अबाउट डिजिटल अरेस्ट का, वहां से कॉल आएगा कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट। यहाँ पे एक टर्म है डार्क वेब। क्या है डार्क वेब? पहले तो ये जानिए मेनली दो तरीके का वेब होता है। एक होता है सरफेस वेब, सरफेस वेब, सरफेस वेब। जैसे हम जब गूगल पे सर्च करते हैं तो वहां पे इंडेक्स बन के आ जाता है, कोई भी चीज सर्च करते हैं तो वहां पे आ जाता है ना, जो कोई भी वॉच कर सकता है,
ठीक है, इसको सरफेस कहते हैं जो सामने आ जाता है। उस सरफेस के अलावा भी ये सिर्फ बहुत छोटा परसेंट होता है, 5%, 10% होता है। 90% डीप वेब है जो सर्च इंजन पे नहीं आएगा। आपको प्रॉपर तरीके से, फॉर एग्जांपल, आपको अपने बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको लॉगिन पासवर्ड से अंदर जाना पड़ेगा, या आपको अपना मेल देखना है, वो कोई वेब इंजन पे सर्च करके नहीं पा सकता है, ठीक है ना। तो वो हो गया डीप वेब। डीप वेब का एक पार्ट होता है डार्क वेब। ये और थोड़ा सा डीप होता है, डार्क होता है, क्योंकि इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है ओपन करने के लिए। तो यही है डार्क वेब, और इससे बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज भी होते हैं। तो प्लीज रिमेंबर व्हाट इज द डार्क वेब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है केरला को लेके, सबरी के राइस है। व्हाट इज सबरी के राइस? जैसे अभी हमने देखा है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना था, उसी को लेके इन्होंने, केरला गवर्नमेंट ने सबरी के राइस सब्सिडाइज राइस कर रहे हैं, सस्ते दामों पे भी दे रहे हैं, जो मार्केट रेट है उससे कम पे बेचा जा रहा है। ओके, तो जैसे भारत राइस एक बेच रहे थे गवर्नमेंट, तो केरला गवर्नमेंट सबरी के राइस बेच रही है सब्सिडाइज प्राइस पे। ओपन मार्केट सेल्स क्या होता है ये जानिएगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट ओपन मार्केट से जाके कुछ खरीदती है, जैसे एक होता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे कि होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जाके खरीद रहा है, उससे गवर्नमेंट खरीद रही है, बेच रही है, ये सब प्रोसेस है। लेकिन जब ओपन मार्केट सेल होता है तो डायरेक्ट ओपन मार्केट में हम जाके प्राइवेट प्लेयर से भी खरीदते हैं, वहां से खरीदेंगे फिर लाके सब्सिडाइज रेट पे देंगे। तो सबरी के राइस केरला से रिलेटेड है, स्टेट पीसीएस में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, अगेन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कैनेडियन प्रोब इनटू निज्जर केस इज नॉट ओवर। अब ये बोल रहे हैं न्यूजीलैंड के डिप्टी पीएम। अब न्यूजीलैंड के डिप्टी पीएम क्यों बोल रहे हैं? कनाडा का मामला है, क्योंकि न्यूजीलैंड भी एक ग्रुप है 5 कंट्रीज का, जिनको 5 आइज कहते हैं, 5 आइज ग्रुपिंग, ठीक है। इसका पार्ट न्यूजीलैंड भी है। अब जब ग्रुपिंग होगा तो एक दूसरे का दर्द होगा ना, जब 5 दोस्तों की यारी दोस्ती होती है, किसी दूसरे के साथ कोई इवेंट होता है, तो चौथा पांचवा भी पूछता है ना, कह रहे उसके साथ हो रहा है, क्या किया, क्या ऐसा किया। ऐसा न्यूजीलैंड आके पूछ रहा है, यारी दोस्ती निभा रहा है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि 5 आइज में कौन कौन से कंट्रीज हैं। इनका पूरा नाम है 5 आइज इंटेलिजेंस पार्टनरशिप। ओके, अब तो एक का नाम, तो दो का नाम तो यहाँ दिया ही है, कनाडा एंड न्यूजीलैंड, ठीक है, इन दोनों का नाम तो दिया है, ठीक है, पहला दूसरा। तीसरे का नाम, अब कनाडा के ही बराबर है यूएस, न्यूजीलैंड के पास ऑस्ट्रेलिया, 4 हो गए। पांचवा क्या हो गया? इन सबका यार दोस्त यूएस। यूएस के बिना कहाँ काम होने वाला है? यूके, यूएस तो यहाँ ही है, यूके है। ओके, यू के बीच में आ गया, 5 आई हो गए। 2 आई नॉर्थ एशिया में हो, नॉर्थ अमेरिका में हो गए, 2 आइज उधर ऑस्ट्रेलिया वाले सब कॉन्टिनेंट में आ गया, और बीच में 1 आइज जो है वो यूके है। तो प्लीज रिमेम्बर दैट। और जो निज्जर कौन थे? खलिस्तानी सेपरेटिस्ट कनाडियन एक्टिविस्ट, इनको किल किया था। ऐसा है कि उनका जो कॉन्स्पिरेसी है किलिंग में, वो इंडिया के ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसा कनाडा बोला, इंडिया कह रहा है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अगेन प्रीलिम्स के लिए है, ये है क्रेडिट सपोर्ट सिस्टम हमने स्टार्ट किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल। अब इस पोर्टल से जो आपको कभी भी पैसे लेना है, लोन, ऐसे आपको पता है कि लोन लेने में कितना दिक्कत होती है, लेकिन ये पोर्टल है कि एक हैसल फ्री लोन प्रोविजन प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्लीज रिमेंबर दिस, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। ऐसा नहीं है कि पैसे फ्री में लेंगे, लोन होगा, लेस इंटरेस्ट रेट पे होगा, आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट कह रही है बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि यस, लोन मिलना वाकई में एक कठिन काम है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन था, इन्होंने पोबित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पोबित्रो
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो असम का है, ये किस लिए फेमस है? ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस। ये दोनों चीज याद रखिएगा, जब पोबित्रो आएगा तो ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस भी आएगा। तो इसके लिए फेमस है। इसको डी नोटिफाई करने की बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इन्वायरमेंटली काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको डी नोटिफाई नहीं कीजिए, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो स्टेटस है रहने दीजिए। इसके अंदर में 3 गांव हैं, 3 विलेज, इनका नाम थोड़ा याद रखिएगा, थेनगाभंगा, मुदकता एंड मयोंग। इसका नाम यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि these 3 names were in the news, what was the region they belong from, they are, ऐसे कुछ करके वो बोल देंगे, 3 ऑप्शन दे देंगे, they are the missiles, they are the villages, they are the tribes, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इंडिया और इन मोदी ब्रिटिश पीएम एसेस द प्रोग्रेस ऑन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। काफी लंबे टाइम से चल रहा है, अभी लग रहा है लास्ट लेग में होगा, जितनी मतलब काफी करीब कंप्लीट होने जा रहा है, मैक्सिमम हम लोगों ने निगोशिएट कर लिया है। तो याद रखिएगा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अभी इन दिनों में कुछ ही देशों के साथ किया है। अभी हमने पढ़ा कि ऑलरेडी यूएई के साथ करा है, ठीक है। फिर हम अभी पढ़ेंगे एडिटोरियल में कि 4 यूरोपियन कंट्रीज के साथ करा। तो प्लीज रिमेंबर यूके के साथ है, कनाडा के साथ है, अभी चल रहा है डील, ऑस्ट्रेलिया के साथ डील चल रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये भी इंपॉर्टेंट है कि पीबी शब्द जो है प्रसार भारती ने स्टार्ट किया फॉर शेयरिंग द न्यूज सर्विसेज, ओके, एंड रिवैम्प द वेबसाइट ऑफ डीडी न्यूज एंड आकाशवाणी। तो थोड़ा सा उसका आप जाइएगा देखिएगा कि थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब अच्छे के लिए हुआ है, बुरे के लिए हुआ है, बैक गए हैं कि फॉरवर्ड गए हैं, आपको देख के ही पता चलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो सोलर सेल की जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड है। जो मेन मटेरियल होता है सोलर सेल में उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है, प्लीज रिमेंबर। सेकेंड थिंग होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर आता है अपने बैंड से, जैसे नॉर्मल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी एटम का, ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हो गए, और ये बाहर बड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे होंगे, अलग अलग बैंड होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन एक बैंड से निकल के दूसरे पे आ सकता है, एक यहां से निकल के यहाँ पे जाएगा। एनर्जी मानिए इसे 5 यूनिट 10 यूनिट एनर्जी दे दिया जाए तो ये यहाँ से निकल के इसमें आ जाएगा। वो कूदते हैं, जंप लगाते हैं वन से दूसरे में, बीच में नहीं रुकेंगे, और वो तभी निकलेंगे जब इतनी एनर्जी हो, जंप करके इसमें चले जाए, बीच में लटकने वाला काम नहीं। तो 10 से अगर कम आए तो भी नहीं निकलेगा, 10 से अगर ज्यादा आएगा तो भी नहीं निकलेगा, हीटिंग हो जाएगी, ओके, लेकिन वो उसी में रहेगा। अगर ये बाहर आता है तो ये जो कैविटी यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होता है, इसको होल कहते हैं, होल। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर, एंड यही मेन रीजन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का, ओके। सो दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन होल पेयर, कहीं ना कहीं तो यहां दिया है, ओके। दे आर नोन एज द होल्स एंड दे आर नोन एज द इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर। दिस पेयर्स आर फंडामेंटल टू द चार्ज कैरियर्स, ओके। एक और डिफरेंस जानिएगा, जो फोटोवोल्टेइक सेल होता है और जो सोलर सेल होता है, क्या डिफरेंस होता है? फोटोवोल्टेइक सेल में क्या होता है, लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, और सोलर सेल में क्या होता है, लाइट को हीट एनर्जी में चेंज करते हैं। दोनों से इलेक्ट्रिसिटी आएगी लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है। एंड शॉकली कैशुअल लिमिट होता है, ये लिमिट ये डिफाइन करता है कि जो कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इसको कहते हैं शॉकली कैशुअल लिमिट। सो प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। अब यही है कि अब मैंने बताया आपको कि एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, लाइट का फोटॉन का कैपेसिटी एनर्जी होना चाहिए, उसे कम होगा तो जाएगा, ज्यादा होगा तो नहीं जाएगा, दोनों केस में। तो क्या होता है कि इससे जो इनकी कैपेसिटी होती है काफी कम हो जाती है, 1/3 कैपेसिटी है। जैसे 100 यूनिट अगर एनर्जी आ रही है, लाइट आ रही है, तो ओनली यूटिलिटी जो है वो 30%, 40%, 45% है। तो इसका जो
कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो नहीं रह जाता। तो साइंटिस्ट इसी पे वर्क कर रहे हैं कि कैसे इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट यू शुड नो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्कशन है वो है कि इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी जो इंटरिम बजट है उसमें 1 लाख करोड़ हमने दिया था बजटिंग के लिए। 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ दे गिव फॉर द रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। सेकेंड थिंग इज दैट इंडिया का जो इवोल्यूशन हुआ है, जो हमारा थीम रहा है जय जवान जय किसान, जो नीड था ऐसे ही थीम हमने बनाया। लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में युद्ध हो रहा था विद द पाकिस्तान एंड द चाइना। 1962 में जब जवाहरलाल नेहरू थे तो वहां पे युद्ध हुआ था। उसी के बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। तो जवान को भी मनोबल बढ़ाना था, किसान का मनोबल बढ़ाना था, क्योंकि हमारे पास सेल्फ सफिशिएंटी नहीं थी फूड में। तो हमने ये अपना दिया था। फिर हमने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी तक आते आते हमने वो सब समस्याएं तो जीत ली थी। तो हमने जय जवान जय किसान जय विज्ञान भी जोड़ दिया। हमें लगा कि विज्ञान का भी काफी इंपॉर्टेंस है। और अभी आते आते अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने जय अनुसंधान भी जोड़ दिया कि रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी इकोनॉमी हो, आपकी टेक्नोलॉजी हो, आपका पावर हो, ये कहीं ना कहीं रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है। तो ये माना जाता है कि अगर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी अगर आपका स्ट्रांग है, अगर मैं इस पेन को सबसे बेटर तरीके से, जो मार्केट में पेन है अगर वो 30 रुपए का है, मैं एक पेन बनाता हूं जो एक इतना लिखने में भी इजी हो, इसकी लाइफ भी ज्यादा हो, इसका लुक भी अच्छा हो, और ऐसा करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। तो और इसको कम पैसे में भी प्रोड्यूस किया जाए तो हमारे इस प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होगा। ऑलरेडी जो नॉर्मल पेन है अगर मैं उनसे अच्छा बनाऊंगा तो टेक्नोलॉजी चाहिए, तभी अच्छा बनेगा और तभी हम कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। तो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी तभी ये इकोनॉमी तभी सस्टेन करता है जब रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी हो और कंसिस्टेंटली आगे हो। दिस इज द रीजन। ओके, सो इंडिया का जो है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में परफॉर्मेंस अभी देखेंगे अच्छा है कुछ एरिया में, लेकिन जो हमारा इसमें स्पेंडिंग है जस्ट 0.64% है। और नॉर्मल जो डेवलप्ड कंट्री का परसेंटेज जो है एज कंपेयर टू द जीडीपी वो 2.4%, चाइना का है, जर्मनी का 3.1%, यूएस का 3.5% एंड साउथ कोरिया का 4.8% हाईएस्ट है। देख रहे हैं कितना ज्यादा है। दिस shows that what should be the limit for the funding into the research and technology, how India is not इन द पेस विद द अदर्स। डिस्पाइट आप देखिएगा कि इंडिया का जो फंडिंग है उसमें बड़ा है, 6 लाख मिलियन रुपीस था 2010-11 में, अभी 12 लाख है, कहीं ना कहीं बढ़ा है। लेकिन ये देखिएगा कि परसेंटेज जो है उस समय 0.8 से घट के 0.6 पे आ गया। पैसे बड़े हैं लेकिन परसेंटेज नहीं बढ़ पा रहा है। और 1 लाख देने का जो अभी इस बजट में यही है कि इसको 8% किया जाए। दिस इज द रीजन। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी है। जैसे हमने देखा है कि इंडिया में जो पीएचडी लोग कर रहे हैं 40,000 पीएचडी पास हो रहे हैं। दिस इज अचीवमेंट। ओके, ये देखिएगा जो पेपर पब्लिश हो रहे हैं नियर अबाउट 30,000, इंडिया थर्ड है। 30,000 जो है वो पेटेंट है, पेटेंट ग्रांटेड इंडिया का 2022 में है। तो इसमें हम 6th पोजीशन है ग्लोबली। और पब्लिकेशन में 3 लाख है, नॉट 30,000, 3 लाख पब्लिकेशन हुआ है, जो कि अगेन हमें थर्ड ग्लोबली बनाता है। दिस इज द परफॉर्मेंस। बट द थिंग इज दैट जो हमारा स्पेंडिंग है इस एरिया में, वो एक्सपेंडिचर मैक्सिमम जो हो रहा है और आ रहा है वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। प्राइवेट फंडिंग बहुत कम है, बहुत कम नहीं, एवरेज से कम है, जो अक्रॉस द वर्ल्ड है उसकी तुलना में कम है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है 43% है, स्टेट गवर्नमेंट का 67% है। ओके, एंड जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनके 8.8% है, यहाँ पे देखिए। ओके, एंड जो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है ओनली 36% है।
नॉर्मल जो डेवलप्ड कंट्री का है 60% के आसपास है, और जो टॉप कंट्रीज है उनका तो 70% तक ये फंडिंग है, प्राइवेट कंट्रीब्यूशन है। तो लेट्स सी दैट ये बोर्ड अगर मूव करता है तो हम देखते हैं। लेट्स गिव मी 1 सेकेंड। Okay, so this is the 70%. Here it has given that it is the 70% for the developed nations such as Japan, China, South Korea. Okay, this is coming from the private sector. So in India it is the 36%. So please remember all this thing. Besides that, you should know that the government, the money that is giving for the funding this research and technology, they are for the very specific organization. यहाँ देखिएगा 54% जो है वो सिर्फ 4 इंस्टीट्यूट को गया है। डीआरडीओ को गया है, स्पेस को गया है, इसरो वहां पे आ जाएगा। एटॉमिक रिसर्च को गया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यहाँ पे देखिएगा, और जो इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये सोचिए कि जब इसी में इतना चला गया तो इकोनॉमी में कितने होते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, डिफरेंट हजारों तरीके की इंडस्ट्री है, सब में तो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी लगेगा तभी तो हम ग्रो करेंगे। दिस इज नॉट गोइंग ऑन हियर, ये काफी क्लियर है। तो गवर्नमेंट जो लगा रही है वो अपने स्ट्रेटेजिक एरिया में लगा रही है, इकोनॉमिक एरिया में, मार्केट में नहीं लगा रही है। यू शुड अंडरस्टैंड। जो तीसरी चीज यहाँ पे हो रही है कि अब क्या किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको काफी एक एक्टिव रोल प्ले करना है, उनको कोलैबोरेट करना होगा इंडस्ट्री से। जो नीड है एकेडमिया को उसको अलाइन करना पड़ेगा। कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू टेक इज दिस। The other thing you should know is that what the government is doing to promote all this research and development, and particularly in the private sector. Here you can see that National Deep Tech Startup Policy, the government came up with that. Under that, they are providing the support system for the startups who are working into the knowledge-based economy. Besides that, we have seen recently the Anusandhan National Research Foundation Act. This is also for the promotion of the research and technology and collaboration of this higher education institution and need of the industry. This is all about. Next important news that we will take is Next important news that we will take is the editorial. India's This editorial Research and is Development about Funding the Citizenship Amendment Act. So this is talking, this article is talking that the government came up with this Citizens Amendment Act rule. You know, the first parliament make the law, and for the implementation, government have to implement on the ground. This law passed in 2009. Next important news that there was we will so take is much the India's protest Research and and Development opposition. Funding, and After that, the government breaking down the numbers. government So came up here with the it idea is that we are about not going this to article implement is that. But talking about now, that how when much there is the election time, funding in the government research and came up with the development rule has that been we are there. going to implement. What is the reason? Here, the editorials say that it is for exploiting a polarizing issue in the poll Next campaign. important news अब that we poll are में going to खूब take is भाषणबाजी this होगी, खूब स्पीचेज होंगी, Citizenship वहाँ पे Amendment इस Act issue को उठाया जाएगा। 2019 पोलराइजेशन का is फायदा into उठा the के they will be this is इसका into the बेनिफिट public लिया domain. जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। दूसरी चीज ये बोली जा रही है कि आप What you 5 can साल write तक the ध्यान government में नहीं is आया, doing. 2019 The में मामला ठंडा हो गया, फिर आप बैठे रहे 4-5 साल, अब इलेक्शन आने वाला है तो एक आप क्यों लेके आए। दूसरी चीज है कि जब आपसे मांगा जा रहा है कि आप इलेक्शन बॉन्ड, जो Should be इलेक्टोरल very बॉन्ड है, careful उसको about all डिस्क्लोज this thing. कीजिए। जब चीजें ऐसी आ रही हैं तो आप सीए लेके क्यों आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है कि दिस इज टू डाइवर्ट द इशू। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू आएगा तो आप बोलेंगे कि नो वी आर गोइंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द Next important news सिटीजनशिप that we are going to take is this सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट Citizenship क्या है ये भी Amendment जानना Act, जरूरी है। व्हाट इज दिस? 2019. This is इंडिया में into the- सिटीजनशिप जो ग्रांट this is करने का into the तरीका public होता है, domain. 5 तरीका है। मैं 5 तरीका को एक बार यहाँ पे लिख दूं। एक होता है बाय द बर्थ, दूसरा होता है बाय डिसेंट, तीसरा है बाय granting of the नेचुरलाइजेशन, चौथा है In India, बाय there is the रजिस्ट्रेशन, पांचवा है five method एक्वायरिंग by द that टेरिटरी। you can get the citizenship. गोवा को First acquire is किया। that by birth. ठीक है। Okay, बाय the द second is बर्थ that इंडिया में by the आपका descent. बर्थ हुआ, आपको मिल गया, सिंपल है। डिसेंट आपके मम्मी पापा Descent. दादा दादी दे आर फ्रॉम हियर, आपको मिल गया। प्रोसेस है, उसके लिए भी मिलता है, लेकिन एक तरीका है। रजिस्ट्रेशन में क्या होगा कि आपके घर का अभी कोई इंडिया में नहीं रह रहा है, लेकिन आपकी ओरिजिन है,
आप 3 4 5 जो पीढ़ी पहले जाते हैं तो आपको मिलता है कि दादा के दादा के दादा इंडियन थे। आपका नाम कुछ ऐसे, आप देखते होंगे वेस्ट इंडीज की टीम आती है, उनके इंसेस्टर इंडिया में रहे हैं तो वो इंडियन ओरिजिन हो गए। श्रीलंका के कई प्लेयर्स आते हैं, कहीं पे भी देखिएगा कि इंडियन ओरिजिन है। कभी कभी हम सुनते हैं कि सरी नेम में जो प्राइम मिनिस्टर है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया ओरिजिन है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे लोगों को, या कोई फॉरेनर्स आया किसी इंडियन से, मैरिज उसका हो गया, ठीक है, शादी कर लिया, तो उस कंडीशन में भी रजिस्ट्रेशन आएगा, लेकिन उसको भी यहाँ पे रहना पड़ेगा, यहाँ पे रहना कंपलसरी है। नेचुरलाइजेशन है कि किसी भी फॉरेनर्स के लिए जिसका कोई रिलेशन नहीं है, नहीं ओरिजिन है, नहीं बर्थ है, नहीं डिसेंट है, फिर भी ये आदमी चाहता है कि इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए, उसको, इसके लिए रूल है कि आपको इंडिया में टाइम बिताना पड़ेगा, आप इलीगल माइग्रेंट नहीं हो, तो उसके लिए नेचुरलाइजेशन यू शुड नो। इसी नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में है कि आप 11 साल रहना पड़ेगा, तब आपको दिया जाएगा सिटीजनशिप। जो ये अमेंडमेंट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जो 11 साल को कट करके 5 इयर्स कर देता है, सिर्फ यही डिफरेंस है यहाँ पे। लेकिन एक चीज जो इश्यू आ गया है कि यहाँ पे धर्म के आधार पे ये घटाया जा रहा है 5 साल। 6 ये जो धर्म इंडिया में है, 1 2 3 4 5 6, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन, इन 6 को दे दिया जा रहा है, लेकिन जो मुस्लिम्स जो इस्लाम से रिलेटेड है उनको नहीं दिया जा रहा है। ये एक इशू है। अब बोला जा रहा है कि जो सेकुलरिज्म है इंडिया का, सो दिस इज वेरी गुड थिंग दैट इंडिया हैव, व्हाई नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द, व्हाई यू आर गिविंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलीजन, 6 रिलीजन। दूसरी चीज ये है कि 3 देशों को ही के सिटीजन्स को कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अब ये मुद्दा आ रहा है कि 3 देशों को क्यों, श्रीलंका के भी तो माइग्रेंट्स हैं, लॉट ऑफ, म्यांमार से भी तो है, तो इशू वहां पे भी है, व्हाई नॉट। तो इस मुद्दे को लेके यहाँ पे कंट्रोवर्सी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से किसी की नागरिकता चली जाएगी, ये नागरिकता दी जा रही है, जल्दी दी जा रही है। अदरवाइज अगर आप इलीगल माइग्रेंट्स हैं तो इस CAA में बोला गया है कि अगर आप इस कम्युनिटी से है, इस रिलीजन से है, तो ये माना जाएगा कि आपका परसिक्यूशन हो रहा है। अब गवर्नमेंट से पूछा गया कि इंडिया को नहीं, तो गवर्नमेंट ने बोले कि वो मुस्लिम मेजोरिटी तीनों कंट्रीज है और यहाँ पे मुस्लिम परसिक्यूशन मुस्लिम का नहीं, दूसरे माइनॉरिटी का होगा। ये तो मेजॉरिटी मेजर क्वेश्चन आता है कि क्या कोई मेजॉरिटी में रहता है तो परसिक्यूशन नहीं होता है क्या? इंडिया में दलित्स despite being the part of the Hindu community, उनका नहीं होता है, wine, but they will get riots and atrocities. They will come to the youth market, they will sell their products, वैसे ही and they will Christian counterpoint export ने ये किया कि जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान में, वहां पे भी मुस्लिम कम्युनिटी जैसे सोहरावर्दी है, अहमदिया है, इनका परसिक्यूशन काफी मतलब एक लार्ज नंबर में होता है। बेटर तो आप उनको क्यों नहीं कर रहे? ये क्वेश्चन है, दिस इज द काउंटर क्वेश्चन। फिर गवर्नमेंट का ये लॉजिक है कि मुस्लिम माइग्रेंट्स का नंबर ज्यादा है, रिसोर्स नहीं है हमारे पास कि उनको हम सिटीजनशिप दे पाएं। सो दिस इज वेरी गुड थिंग दैट इंडिया हैव अचीव्ड। ओके, तो ये काउंटर पॉइंट्स जो गवर्नमेंट का भी पॉइंट आपको लिखना है, जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं अपोजिशन में उसको भी लिखना है, तब आपका आंसर प्रॉपर रूप से फ्रेम होगा। ओके, सो यू शुड हैव टू मेंशन ऑल दिस थिंग, दिस इज ऑल अबाउट। एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पे CAA आ रहा है, तो उसी समय जो ये रजिस्ट्री फॉर द सिटीजन, नेशनल NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ द सिटीजन, NRC क्या एक लिस्ट बनाया जा रहा है और उस लिस्ट में जो भी सिटीजन्स हैं उनको वेरीफाई करके उनको मेंशन किया जा रहा है, ताकि ये क्लियरिटी आए कि हाँ ये सिटीजन है, और उससे ये पता चलेगा कि ये इलीगल माइग्रेंट है। चॉकलेट एंड वाइन, बट दे विल गेट द ऐसा है बिकॉज़ दे विल कम टू द योर मार्केट, दे विल सेल देयर रूलिंग पार्टी जो है, रूलिंग गवर्नमेंट है, और सो दिस इज बीइंग कंसीडर्ड एज अ मेजर इन सच अ मैनर बिकॉज़ ऑलरेडी वी NRC एंड डीलिंग विद द UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑल इन तीनों का इस तरीके से कि एक डर बन गया। जब CA आया तो ऐसा लगा कि ये इसलिए आ रहा है कि जब NCR होगा, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर, यस नाउ इंडिया इज लीडिंग टू शो दैट यस रजिस्टर ऑफ सिटीजन एग्रीमेंट, वहां पे ये होगा कि ये जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है उनको तो देके इंक्लूड कर लेंगे। अब जो बचे मुस्लिम्स
उनको एनसीआर में जो you will get the opportunity, एनआरसी you will में get the अलग कर chocolate देंगे, and बाहर wine, कर but देंगे, they will get the तो money होगा बात because ऐसा they will ऐसा दिस come इज to the your मिसकंसेप्शन market. व्हाट What इज is द the सेल truth? देयर Nobody प्रोडक्ट know what एंड will दे विल happen. हैव द बेटर थिंग. So that's why there is the this is being opposition for considered this as a major Citizenship Amendment Act. breakthrough because एक already और we चीज were है कि into the नेशनल dealing with पॉपुलेशन the रजिस्टर, UK, उसमें कनाडा ये है कि उसमें सिटीजनशिप से कुछ लेना देना नहीं है. now उसमें जो इंडिया residents इज हैं इंडिया लीडिंग के, अगर टू शो foreigners दैट भी 6 महीना से ज्यादा आके यहाँ पे रह रहे हैं तो उनकी लिस्ट बनाई जाएगी ताकि ये पता चले कि ये टोटल पॉपुलेशन जो इंडिया का है करंट में वो क्या है. तो आपको क्लियरिटी होना चाहिए कि सिटीजनशिप किस में है एंड किस में पॉपुलेशन है. यू शुड नो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो है कि ए फ्रेश stance India's free trade we pact hope with that the most of the four area that EU is relevant matters for the even if news gains are analysis limited. for यहाँ the पे ये है today. कि जो 4 देश है, आइसलैंड है एंड नॉर्वे है एंड स्विट्जरलैंड है एंड Now we have covered most of the relevant area for the today's news. ट्रेड एग्रीमेंट करा है. इनको यूरोपियन फ्री ट्रेड Free trade agreement are the beneficial across the world. अब हमने इनके साथ किया, ठीक है, ये काफी पॉजिटिव है, लेकिन इनके साथ जो हमारा ट्रेड है उतना ज्यादा नहीं है, फिर भी कम ही है, लेकिन एक फ्री ट्रेड हुआ तो दैट इज ए गुड थिंग. लास्ट 10 इयर्स में बहुत कम नेशंस के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया Now we है. have हमने देखा है कि इंडिया का जो क्रिटिसिज्म हमेशा होता है कि इंडिया ऐसा कंट्री है जो फ्री टैरिफ हाई रखता है, इंपोर्ट टैरिफ हाई Now रखता we है have covered most और of the criticize relevant किया गया area for हमेशा the से. today's लेकिन news and ये जो articles. We हमने will conclude breakthrough our दिया session है, here. कहीं ना Thank कहीं you for हमारा जो joining the session. क्रिटिसिज्म All the है best. उसको हमने जय हिंद. झुठला दिया है. इंडिया हैज बीन क्रिटिसाइज्ड. ओके. दूसरी चीज ये है कि इंडिया जो अभी तक लटका के रखा था कनाडा के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ एंड कनाडा के साथ, जो हमारा फ्री टॉक चल रहा था, कहीं ना कहीं इसको भी इम्पेटस मिलेगा. और अभी हमने देखा था कि वॉकआउट भी किया था रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें कि नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज, फिलीपींस एंड अदर सच कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे, उनका ग्रुप Now था, we have चाइना covered था, most जापान of the था, relevant साउथ कोरिया area था. for the तो today's वो news थे. and Okay. articles. तो We will यहाँ पे कहीं ना conclude कहीं our ये session दिखाई दे here. रहा है Thank कि you for joining जो the session. इंडिया All the best. प्रोटेक्शनिस्ट था, जय हिंद. जो अभी तक हाई टैरिफ रखता था, वो फ्री ट्रेड के लिए जा रहा है. जब पूरी दुनिया प्रोटेक्शनिस्ट हो रही है, टैरिफ हाई कर रही है, अपने इंडस्ट्री को बचा रही है, कहीं ना कहीं दिस इज द गिविंग द होप फॉर द other such trade deals. Okay, this is all about of the this news. So please remember that कि किसके किसके साथ हुआ है. यहाँ पे स्विट्जरलैंड तो इजीली आपको याद रहेगा, नॉर्वे भी याद रहेगा एंड आइसलैंड भी याद रहेगा. लिechtenstein याद रखिएगा, ये बहुत छोटा सा देश है, वर्ल्ड का 6ठा सबसे छोटा देश है एंड दिस इज बिटवीन द ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड. सो प्लीज रिमेंबर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जो उतना रेलिवेंट नहीं है. कर्नाटका ने बिल लाया है, सिविल इंजीनियरिंग बिल, और इस बिल में कहा है कि जो डिजाइनिंग होगी बिल्डिंग की, उसको सर्टिफिकेट चाहिए होगा और वो सर्टिफिकेट केवल सिविल इंजीनियर्स दे सकते हैं. कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन लाइसेंसिंग लाते हैं तो यू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द यूजर्स. अब यूजर्स जो होंगे उनको अलग से बर्डन हो जाएगा. बिसाइड दैट केवल सिविल इंजीनियर्स को दिया है. आर्किटेक्चर्स जो होते हैं या जो चार्टेड इंजीनियर्स होते हैं उनको भी दिया जा सकता था. तो इसका क्या डिसीजन हुआ, यू शुड नो जस्ट अबाउट दिस थिंग. दिस इज ऑल अबाउट, अदरवाइज नथिंग इज दैट मच इंपॉर्टेंट इन दिस न्यूज. ओके, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. Okay, so please take the first question. Consider the followings: United States, France, Canada, Australia, Japan. How many of the above countries are part of Five Eye Intelligence Partnership? Only 2, only 3, only 4, all the 5. Please answer. अभी हमने देखा था कि all the 5 न्यूजीलैंड बोल रहा था, वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं. Next question: Which of the following types of material are widely used in the construction of the solar cells due to their interaction with the lights? Insulators, metals, semiconductors, liquid. Please answer. ये भी अभी देखा था हमने, सोलर सेल्स एंड फोटोवोल्टेइक सेल्स में था. नेक्स्ट क्वेश्चन: The Shockley-Querscher limit refers to theoretical maximum efficiency of solar cell, maximum amount of sunlight required for the electricity generation, structural integrity of solar panel under extreme weather, rate of degradation of solar cell over the time. Okay. Question number 4. Consider the following statement. The efficiency with which a solar cell can produce an electric current when sunlight is incident on it cannot be 100%. Statement 2.
When sunlight is incident on a solar cell, some Jai light everyone, welcome particles again to the pass Patriotic through IS, the and yeah, material it has without been interacting with it, and some energy simply hits up the material without the exciting the electrons. Which one of the Okay. following is correct in respect to the above statement? Both statement 1 and 2 are correct, and Okay. statement 2 is the correct explanation of statement 1. Both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. C, statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. D, statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Please answer. Last question. This When is for the compared to the countries like the United States, Germany, South Korea, India's for research the and development prelims investment as a perspective, percentage okay. of GDP is This is for the significantly prelims. higher, Solar power significantly, and photovoltaic slightly cell. higher. After that, this is the on the C, editorial page. approximately the same, significantly lower. Please answer. Already we studied all this thing. This is for the Prelims. So yes, we hope that most of the area that is relevant for the UPSC from the today's news we have covered. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session. All the best. Jai Hind.